माइक बस फेस के पास है। इस माइक से आवाज आ रही है। Okay, so let's start it all over again then. Topic BMBS exam tips and techniques. And important area है to understand कि पेपर के लिए तैयार होना, प्रिपरेशन करना और पेपर को अटेम्प्ट करना, they might be two different things, right? If you are well prepared, chances are higher, of course, that you are going to perform well, but that is not a complete indicator, a 100% indicator of your good performance. Other factors may intervene, और factors भी होते हैं जो कि बीच में आ सकते हैं और आपकी performance को affect कर सकते हैं, और वो कुछ factors जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं. Exam pressure है for example, आपके पहले 15 मिनट जो है वो आपने कैसे प्लान करने हैं अपने एग्जाम के. नॉलेज बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को आपने कैसे अलग अलग करना है और कैसे इन क्वेश्चंस को आपने देखना है. और डूज एंड डोंट्स क्या है आपके पेपर के, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स ऑफ योर पेपर. आपने क्या काम करने हैं पेपर में और क्या काम आपने नहीं करने हैं पेपर. So we'll start from exam pressure, the very first thing, and you should be very much careful about this phenomena. Exam pressure एक बड़ा natural सा factor है. It's a very natural thing to occur. This is something which happens with everybody. In fact, अगर किसी student को exam anxiety नहीं हो रही तो उसे फिक्रमंद होना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं हो रही exam anxiety. अगर एक student exam pressure नहीं ले रहा तो he must be concerned or she must be concerned that why am I not feeling the pressure. Either I am too confident or I am not prepared at all and I don't care, right? तो एग्जाम प्रेशर एक इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आप एग्जाम प्रेशर लेंगे तो ये चीज डेफिनेटली आपको ऑन टोज रखेगी. इट विल कीप यू ऑन द वर्ज ऑफ परफॉर्मेंस. आप परफॉर्मेंस के वर्ज पे रहेंगे और आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे. तो पहली चीज आपका एग्जाम प्रेशर. सेकेंडली, प्लानिंग योर फर्स्ट 15 मिनट्स. हाउ आर यू गोइंग टू प्लान द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम. आपके पहले 15 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर के, और उन 15 मिनट्स में आपने प्लान करना है कि मेरा अटेम्प्टिंग सीक्वेंस क्या होना चाहिए पेपर का. हाउ एम आई गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर इन द फर्स्ट 15. ये आपने डिसाइड करना है पहले 15 मिनट के अंदर. क्वेश्चंस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. नॉलेज बेस्ड एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे बात करेंगे. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे बाइफरकेट करते हैं एंड व्हिच क्वेश्चन टू टारगेट फर्स्ट एंड व्हिच क्वेश्चन टू टारगेट लेटर. एंड देन वी विल टॉक अबाउट something which you should do and something which you must not do in the paper. So let's talk about first 15 minutes of your exam. पहले 15 मिनट पे बात करते हैं. आपके जो पहले 15 मिनट होते हैं पेपर के, ये आपका प्लानिंग टाइम होता है. इन 15 मिनटों को जाया नहीं करना. इन 15 मिनटों में राइट अवे पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं कर देना. माइट बी दैट यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द पेपर इन द फर्स्ट 15 मिनट्स बट यू विल नॉट डू दैट. पहले 15 मिनट्स में, इन दिस 15 मिनट्स यू विल डिसाइड अपॉन द सीक्वेंस ऑफ योर अटेम्प्ट. और उसके लिए जरूरी है कि आप पूरा पेपर पढ़ें. लेकिन 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ना भी एक चैलेंजिंग टास्क है. So what is suggested is that do not try to read the whole paper, just read the requirements of the questions. Scenarios ना पढ़ें, कंटेंट ना पढ़ें सवाल का, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ें. क्योंकि रिक्वायरमेंट 90% ऑफ द टाइम रिक्वायरमेंट आपको बता देगी कि किस टॉपिक से आया है ये सवाल. रिक्वायरमेंट आपको बता देगी कि ये टॉपिक जो है ये स्ट्रक्चर का है या ये बेलविन के रूल्स का है या ये टकमैन के मॉडल का है या ये थ्योरी एक्स थ्योरी वाई का है. व्हाटएवर द टॉपिक माइट बी, टॉपिक का अंदाजा लग जाता है, पता लग जाता है एज सुन एज यू रीड द क्वेश्चन. जैसे ही आप सवाल पढ़ते हैं आपको टॉपिक पता लग जाता है कि इसका टॉपिक क्या है. 90% ऑफ द टाइम पता लग जाता है. देयर आर वेरी फ्यू चांसेस, देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपको टॉपिक का पता ना लगे आफ्टर यू इवन यू हैव रेड द रिक्वायरमेंट पढ़ के भी ना लगे तो फिर आपको शायद सिनेरियो में ढूंढना पड़े कि किस टॉपिक से रिलेट करेगा ये वाला सवाल, राइट. So it is possible कि you will be able to get to understand the topic from where the question is being put, right? So आपका जो प्लानिंग है आपकी वो रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के होनी चाहिए. अब आपने मेक श्योर करना है कि आपने उन क्वेश्चंस को पहले सीक्वेंस में रखना है अपने अटेम्प्टिंग सीक्वेंस के अंदर जिसमें आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत हाई है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, प्रिपरेशन अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है. और उन क्वेश्चंस को आपने नीचे करते चले जाना है जिन क्वेश्चंस पे आप डाउटफुल हैं, जिन पे आपको लगता है कि आपकी थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा होगी, जिन पे आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा साउंड नहीं है, उन क्वेश्चंस को फिर आप सीक्वेंस में नीचे लेते आएंगे, राइट. सो यू हैव टू मेक अ सीक्वेंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई अ सीक्वेंस. अब ये सीक्वेंस कहीं लिख लें आप. इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि ये सीक्वेंस आप कहीं पे लिख लें, ब्रिंग इट ऑन सम ब्लैक एंड व्हाइट, ताकि जब आप पेपर को अटेम्प्ट करने बैठे, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करने लगे
तो वो सीक्वेंस जो है वो आपके दिमाग में डिस्टॉर्ट ना हो जाए, वो आप कहीं लिखा हो और आप वहां से देखे बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी डिस्टॉर्शन के, एक स्मूथ मैनर में आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप पेपर को अटेम्प्ट करते चले जाएं। ठीक है, क्वेश्चन लेट्स से यू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, ए बी एंड सी। अच्छा, इस चीज का ख्याल रखना है आपने कि जब आप क्वेश्चन का सीक्वेंस कोई भी रखें, व्हाटएवर सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन यू मे डिसाइड टू अटेम्प्ट, बट मेक श्योर कि उस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपने एक ही गो में, एक ही फ्लो में करने, एक ही सीक्वेंस में करने। ये ना कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए आपने अटेम्प्ट किया है पहले सफे पे, और क्वेश्चन नंबर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी आपने किया है जाके 5वें 6वें सफे पे जाके। क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन नंबर 1 पूरा पढ़ लेगा और वो देख लेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे पूरा हो गया है, अगले सफे से आप सवाल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो वहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 के मार्क्स फाइनल कर देगा आपके, वो आपके पहले सवाल के मार्क्स उसी पेज पे फाइनल कर देगा। देन ही माइट नॉट बॉदर कि वो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी या पार्ट डी चौथे 5वें पेज पे अटेम्प्ट कर दिया है, तो एग्जामिनर विल नॉट बॉदर, वो कभी बॉदर नहीं करेगा कि उसको कि उसको मार्क करके रीवैल्यूएट करे आपके क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने। क्वेश्चन का सीक्वेंस आप अपनी मर्जी से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू पेज, यू हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू पेज, द न्यू क्वेश्चन आपने नए सफे से स्टार्ट करना है। ठीक है, अपने क्वेश्चंस के अंदर आपने, ये भी हम जाके इसका डूज एंड डोंट्स में इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यू हैव टू गिव इक्वल स्पेस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट कैन बी स्टार्ट एट द सेम पेज, आप पार्ट को सेम पेज पे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नए क्वेश्चन को आप नए सफे से स्टार्ट करें, दैट वुड बी अ बेटर थिंग, ताकि वो क्लियरली इंडिकेशन जाएगी कि आपके जो है यहाँ पे ये सवाल आपका खत्म हो गया है और अब आप अगले सवाल पे जा रहे हैं। खैर, इस पर भी बात करते हैं। तो पहले 15 मिनट में आपने अपना सीक्वेंस प्लान कर देना है क्वेश्चंस का, राइट। अब इस सीक्वेंस को प्लान करते हुए, हमारे पास बेसिकली दो पेपर में दो तरह के सवाल होते हैं। आइडियली पेपर में क्वेश्चंस दो किस्म के आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो दो किस्म के होंगे, एक नॉलेज बेस्ड और एक सिनेरियो बेस्ड। अच्छा, इन्हीं क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी दो किस्म की होंगी। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन मैच करे। रिक्वायरमेंट भी दो किस्म की होगी, नॉलेज बेस्ड एंड सिनेरियो बेस्ड। Ideally, a knowledge-based question has a knowledge-based requirement. That's very simple. For example, Michael Porter identified 5 primary activities of value chain. Briefly explain the value chain activities, okay, with examples. Now that's a knowledge-based question with a knowledge-based requirement. A knowledge-based question with a knowledge-based requirement. ठीक है, ये पहला कॉम्बो है। सवाल भी knowledge-based है, रिक्वायरमेंट इसकी knowledge-based है। A scenario-based question might have a knowledge-based requirement. ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। A scenario-based question might have a knowledge-based requirement, और ये बड़ा कॉमन है। इतना बड़ा सिनेरियो दिया होता है लेकिन नीचे रिक्वायरमेंट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने मॉक दिया पैक का, तो उस पैक के मॉक में आपको सिनेरियो दिया गया था। पहला सवाल था, आपने नोट किया होगा, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक सिनेरियो दिया गया है एक इंडिविजुअल का हु हैज बीन मैनेजिंग द सेल्स डिपार्टमेंट, और नीचे उसके आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि बताएं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाउ दैट इज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बट रेफरिंग टू अ नॉलेज बेस्ड रिक्वायरमेंट। ठीक, इस तरह के सवालों को भी अटेम्प्ट करना कदर आसान होता है। द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस आर दीज वन। सबसे ट्रिकी कॉम्बिनेशन ये वाला होता है। दिस कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट ट्रिकी, दिस कॉम्बिनेशन इज द ट्रिकीएस्ट वन। ये वाला जो कॉम्बो है, ये सबसे ट्रिकी होता है। दिस कॉम्बिनेशन इज द ट्रिकीएस्ट कॉम्बिनेशन। ये वाला सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इज सिनेरियो बेस्ड रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन भी सिनेरियो है और उसकी रिक्वायरमेंट भी सिनेरियो पे बेस कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर भी आपसे सिनेरियो दिया गया है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक शॉर्ट केस दे दिया गया है, और उसकी रिक्वायरमेंट भी आपसे कह रही है कि बेस्ड ऑन द सिनेरियो अबव आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड रिलेट, या आइडेंटिफाई एंड रिलेट। रिमेंबर आई गेस 2019 सितंबर गालिबन या मार्च 2020 में ब्यूरोक्रेसी पे सवाल आया था पेपर में, और एग्जामिनर ने कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो दिया ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, जिसमें वो एक बैंक में जाता है, वो जुनेद, और वो एक अकाउंट खुलवाता है एहसन, और उसका दोस्त जुनेद वहां पे काम कर रहा होता है, राइट। और उसने कहा कि अब इस सिनेरियो के मुताबिक बता दें, बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑफ मैक्स वेबर, आइडेंटिफाई देम इन द सिनेरियो अबव। नाउ दिस इज हाउ अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लिंक्स टू अ सिनेरियो बेस्ड रिक्वायरमेंट। तो ये बड़ा केयरफुली आपने इवैल्यूएट करना है
आइडियली व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड रिक्वायरमेंट, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अटेम्प्ट की। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड रिक्वायरमेंट, ये आपकी दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी योर सेकंड प्रायोरिटी, दैट मस्ट बी योर सेकंड प्रायोरिटी। एंड देन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड रिक्वायरमेंट, दैट मस्ट बी योर थर्ड प्रायोरिटी, ये आपकी तीसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी योर थर्ड प्रायोरिटी, राइट? So a knowledge based question and a knowledge based requirement, that must be your first priority, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में स्कोर करना आसान है। These questions are easy to score। 11 चैप्टर पूरा इसमें आ जाता है, 11 चैप्टर जब पूरे का पूरा इसमें आ जाता है, 15 नंबर 11 चैप्टर के आपके यहाँ से आ जाते हैं। यू आर बीइंग गिवन 15 मार्क्स फ्रॉम द 11 चैप्टर, जो कि इस एरिया में फॉल करता है। 90% 11 चैप्टर में से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही आता। सेकंड प्रायोरिटी आपने देनी है, अगेन इट इज योर ओन चॉइस, इट इज प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं सिर्फ आपको सजेशंस दे रहा हूँ कि फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट जो चाहता है कि पेपर में अच्छा परफॉर्म करे, तैयारी भी एडिक्वेट है, फॉर एन एवरेज स्टूडेंट दिस माइट बी अ रिकमेंडेड सीक्वेंस, बट दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू। ठीक है, ये सिर्फ एक सजेशन है कि इन क्वेश्चंस से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, ये सवाल आपके कॉन्फिडेंस को हाई कर देते हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर स्कोरिंग चांसेस बेहतर होते हैं। और ये वो सवाल होते हैं जिसमें यू आर नॉट इवन श्योर कि सिनेरियो क्या कहना चाह रहा है, आउटकम इसमें से आप कैसे निकालेंगे, तो ऐसे सवालों के अंदर आप खुद भी श्योर नहीं होते। सो फॉर दीज क्वेश्चंस यू मस्ट बी केयरफुल इनफ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो दिस इज व्हाट यू शुड डू इन द फर्स्ट 15 मिनट्स। आपने रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है, रिक्वायरमेंट्स को एलोकेट करना है कि ये सिनेरियो बेस्ड रिक्वायरमेंट है या नॉलेज बेस्ड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अंडरस्टूड है ना? क्वेश्चन के अंदर कितना कंटेंट लिखा हुआ है वो तो आपको खुद ही देखते ही बता देगा कि ये सिनेरियो है या ये नॉलेज है। ठीक है, और उसके मुताबिक आपने कंटेंट को प्लान कर लेना है, उसके मुताबिक आपने अपने क्वेश्चंस को सीक्वेंस कर लेना है। तो ये पहले 15 मिनट का काम है आपका, क्योंकि पहले 15 मिनट में अगर आप ये काम कर लेते हैं, सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अटेम्प्ट द पेपर इन अ स्ट्रेट मैनर, इन अ स्ट्रेट गो। ठीक है, इसमें आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने अगला सवाल कौन सा अटेम्प्ट करना है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, राइट? सो दैट्स इंपॉर्टेंट। नॉलेज बेस्ड एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की डिस्टिंक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी मेमोरी को हिट करते हैं, कीवर्ड बेस्ड आंसर चाहते हैं आपसे। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन विल डिमांड अ कीवर्ड बेस्ड आंसर। जैसे मैंने भी एग्जांपल दी, माइकल पोर्टर वैल्यू चेन या माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी मॉडल। ठीक है, competitive advantage is important to be acquired by organizations. Michael Porter suggested 3 generic strategies to achieve competitive advantage. Briefly explain those strategies with examples. Now that's a knowledge based question. 9 नंबर का सवाल 2 दफा आ चुका है पेपर में ये वाला, राइट? इसी तरह फर्स्ट चैप्टर की थ्योरीज हैं, इसी तरह थर्ड चैप्टर के स्ट्रक्चर्स हैं, इसी तरह फोर्थ चैप्टर चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स हैं, राइट? किसी भी चैप्टर को उठा लें, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस की बहुत सारी आपको उसमें एविडेंसेस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में नॉलेज बेस्ड ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की, तो यकीन जानिए कि आपकी भी परेशान नहीं होंगे पेपर में। अगर आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर अटेम्प्ट, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर पेपर। आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस आपको पास पेपर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ये प्रैक्टिस आपको आपके रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स ने भी करवाई होगी, तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का जो फ्लो है ये इंश्योर होगा, ये प्रॉपर होगा अगर आपकी प्रैक्टिस इसके अंदर अच्छी हो, राइट? सो एज आई जस्ट टोल्ड यू कि पेपर के अंदर आपके क्वेश्चंस और उसकी रिक्वायरमेंट, ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन और रिक्वायरमेंट ये दो अलग अलग चीजें हैं, राइट? सो डू नॉट जस्ट गेट कंफ्यूज। क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड भी हो सकते हैं और सिनेरियो बेस्ड भी हो सकते हैं, और रिक्वायरमेंट नॉलेज बेस्ड भी हो सकती है और सिनेरियो बेस्ड भी हो सकती है, राइट? दिस इज an easiest combination. This is also a fair combination. This is the trickiest combination. ठीक है, scenario based question, scenario based requirement, this is the trickiest combination. Knowledge based question, knowledge based requirement, that is a fair combination, and scenario based question and knowledge based requirement, that's a fair combination. This does not make any sense. ये सेंस नहीं बनती ना कि knowledge based question हो, ठीक है,
और रिक्वायरमेंट जो है वो सिनेरियो बेस्ड हो, ये सेंस नहीं बनती, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इसलिए मैंने ये वाला एरर ड्रॉ नहीं किया कि ये सेंस नहीं बनती कि सवाल नॉलेज बेस्ड है और रिक्वायरमेंट उसकी सिनेरियो बेस्ड है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, सवाल सिनेरियो बेस्ड है, रिक्वायरमेंट नॉलेज बेस्ड है, ये पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल कि सवाल जो है वो सिनेरियो बेस्ड है और रिक्वायरमेंट आपकी नॉलेज बेस्ड है। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको आगाही होनी चाहिए। ओके, कमिंग टुवर्ड्स डूज एंड डोंट्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। पेपर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो गाहे बगाहे मुझसे व्हाट्सएप पे या फेसबुक के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू मुझसे पूछते रहते हैं, सर कटिंग कितनी अलाउड है, सर स्पेलिंग मिस्टेक्स की कितनी गुंजाइश है, सर कितना ज्यादा लिखना चाहिए, ठीक है, किसी सवाल में कितना ज्यादा, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कितना लिखना है, सर आंसर बुलेट्स में लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है। ये बड़े कॉमन क्वेश्चन हैं जो डेफिनेटली आपके भी दिमाग में इमर्ज होते होंगे। ये बड़े कॉमन सवाल हैं जो आपके दिमाग में भी पैदा होते हैं। सो डूज एंड डोंट्स को जरा ध्यान में रखना है। और देखिए, आपका पेपर जो है ये मैनुअली मार्क होना है, ये अभी आपका पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड मार्किंग नहीं है, राइट। ऑफ कोर्स some examination papers have been shifted to computer based marking, but BMBS is marked manually। आपका पेपर एक जीते जागते सांस लेते इंसान ने मार्क करना है, जो डेफिनेटली कुछ इमोशंस भी कैरी करता होगा, उसके कुछ मूड्स भी होंगे, उसकी कुछ फीलिंग्स भी होंगी। और आपका कोई भी काम जो है ये इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्ट होता है, शेडो होता है बाय द वे यू फील, बाय द वे योर मूड्स आर, बाय द वे योर इमोशंस आर। तो पुट ऑफ नहीं करना एग्जामिनर को। एग्जामिनर को, रीडर को अगर आप पुट ऑफ कर देंगे तो वो बड़ा मसला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने आपसे कहा, उसने आपको सिनेरियो दिया, लेट्स से 4 सिनेरियोज आए, यू हैव 4 सिनेरियोज, और 4 सिनेरियोज देके कहा कि इन ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिनेरियो आइडेंटिफाई द परसेप्चुअल एरर एंड एक्सप्लेन दैट एरर। ठीक है, ये आपको 4 सिनेरियो देगी। अच्छा, पहले सिनेरियो में अप्लाई हो रही है फॉर एग्जांपल स्टीरियोटाइपिंग। तो अब आपका आपका इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ये होना चाहिए, व्हाट यू शुड डू इन अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, कि आपने जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपने सबसे पहले उठानी है। लाइक हेडिंग शुड बी स्टीरियोटाइपिंग, हेडिंग शुड बी स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड रिलेट, अगर रिलेट का आपको कह दी तो बाकी कंटेंट यहाँ लिखें सारा। ये ना करें कि आप पहले रिलेट करने लग जाए और दरमियान में कहीं आप वर्ड लिखें स्टीरियोटाइपिंग का। ये चीज जो है ये फिर आपके मार्क्स लूज करवाने की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी रखती है, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा ना पढ़ने वाले को। उसके लिए कीवर्ड ये है, उसको ये कीवर्ड राइट अवे ऑफर करें, प्रेजेंट इन दिस कीवर्ड राइट अवे, उसको सबसे पहले वाला कीवर्ड ऑफर करें, ताकि उसे पता लग जाए कि आपने सही अटेम्प्ट किया है। कम से कम आपका जो राइटिंग का जो कंटेंट है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर वो रीडिंग करेगा और यहाँ पे फिर आप कीवर्ड लेके आए स्टीरियोटाइपिंग के, ठीक है। फॉर एग्जांपल, परसीविंग एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू व्हिच द पर्सन बिलोंग्स, तो इंडिविजुअल, ग्रुप, बिलोंगिंग, ये इसके कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए फिर आपने ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे ख्याल रखना होता है कि जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है आपसे सवाल में, आपसे क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन डिमांड की जा रही है, यू हैव टू ब्रिंग इट राइट अवे। उसको आपने इंस्टेंटली प्रेजेंट करना है, उसको आपने फौरन देना है एग्जामिनर को, you have demanded and this is what I am offering you, right। तो एक तो इस चीज का ख्याल रखना है कि इंफॉर्मेशन जो सवाल में आपको मुझे राइट रीडर को पता लग जाए कि वो आपने सही जवाब दिया है। एक ये डू है जो स्टूडेंट करते हैं। तो डोंट क्या है इसका? डोंट है नॉट हाइड द इन द कंटेंट।
So डूज एंड डोंट्स का ऑफ कोर्स थोड़ा ख्याल रखना है। तो एक तो ये राइट अवे प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स पॉइंट। अच्छा, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स है। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट एरिया है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कटिंग कितनी को अलाउड है और कितनी करनी चाहिए। लेकिन आपका जो फ्लो है राइटिंग का, ये डिटरमिन होता है आपकी प्रैक्टिस से, और ये डिटरमिन होता है इस एक टॉपिक के ऊपर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। और ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके राइटिंग फ्लो को इंश्योर करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके राइटिंग करते हैं। योर राइटिंग फ्लो इज इंश्योर्ड बाय नंबर वन। ओके, सो लेट्स जस्ट लिस्ट करते हैं विषय। तो पहला इसमें जो पॉइंट है वो है आपका कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आप राइट अवे प्रेजेंट करें, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग देम, प्रेजेंट देम राइट अवे। दूसरा है इसके अंदर इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं, वो है कटिंग कितनी अलाउड है, हाउ मच कटिंग इज अलाउड। देखिए, आपका जो आपके राइटिंग के फ्लो के ऊपर, आपकी राइटिंग का फ्लो कितना अच्छा है, ठीक है। अगर आपका राइटिंग का फ्लो अच्छा है तो आप कम से कम कटिंग करें। अगर आपका राइटिंग का फ्लो पुअर है तो आप हर लाइन में काट, ठीक है। कटिंग आपकी लेजिबिलिटी को अफेक्ट करती है, कटिंग अफेक्ट करती है। वो डिस्कनेक्ट हुआ था भैया सर। हाँ जी। आवाज आ रही? हाँ, ये वाली कितनी? हाँ जरूर, चैट बॉक्स। ओके, सो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स को समझना और कीवर्ड्स को राइट अवे प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कीवर्ड को राइट अवे प्रेजेंट नहीं करेंगे तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। देन कटिंग, फ्लो ऑफ राइटिंग, ये जैसे मैंने भी बताया कि फ्लो ऑफ राइटिंग जो है आपका, ये अफेक्ट होता है आपकी प्रैक्टिस से। आपकी राइटिंग का जो फ्लो है ये आपकी प्रैक्टिस से डिटरमिन होता है, और ये डिटरमिन होता है आपकी लैंग्वेज एबिलिटी से। बहुत सारे कंट्रीब्यूट करते हैं आपके राइटिंग फ्लो के अंदर। कटिंग अफेक्ट द लेजिबिलिटी ऑफ योर राइटर। आपका राइटर है, लेजिबल मींस कितना पढ़ा जा रहा है, उसकी लेजिबिलिटी क्या है। जितना ज्यादा काटेंगे तो अफेक्ट होगा, पढ़ने वाले को प्रॉब्लम आएगी उस सेंटेंस को पढ़ने में, डेफिनेटली दैट वुड अफेक्ट योर मार्क्स। ऑफ कोर्स एक आधे पैराग्राफ में या एक आधे सफे में एक आधा वर्ड काट देना, दैट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं कर। लेकिन आप हर जुमले में, आप हर जुमले के, या आप फॉर एग्जांपल, वो अक्सर स्टूडेंट ये भी करते हैं, लिख लिया फिर बड़ी सहूलत से ऐसे कर दिया, ठीक है। आप अपनी सहूलत तो देख ले, जो है वो नहीं देखते सहूलत को। पढ़ने वाला जो है वो ये इग्नोर कर दे, ये क्रॉस। मैं बहुत दफा ऐसा करता हूँ, मैं रीड पेपर्स, जब मैं खुद पेपर मार्किंग करता हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो अक्सर स्टूडेंट ने ये काम किया होता है कि ये और नीचे कंटेंट जो है वो लिखा होता है। अब मैं ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, मैं जब बाद में ध्यान जाता चाहिए तो क्रॉस लगा हुआ था, ठीक है। और मैं इसकी बेस पे नोट कर, तो काम वो करें जो आपके राइटर को अफेक्ट ना करे। ये बिल्कुल ही वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं सकते आप, आपको यू नो यू विल बी पनिश्ड इफ यू आर गोइंग टू कट अ वर्ड, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा कटिंग अवॉइड करें, बहुत ज्यादा कटिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज्यादा कटिंग के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो पहला जो आपका डू है वो है कीवर्ड्स को अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे लेके आना, ब्रिंग द कीवर्ड्स ऑन अप्रोप्रिएट प्लेसेस, ठीक है। दूसरा डू है अवॉइड कटिंग पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो सके कटिंग को अवॉइड। तीसरा जो डू है आपका, और जिसके अगेंस्ट एक डोंट है आपका, पहला जो तीसरा है वो है आपकी स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स अगेन सेम लॉजिक अप्लाइज। स्पेलिंग मिस्टेक्स आर वेरी कॉमन, बट मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक इन द कीवर्ड्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख रहे हैं कि XYZ Maria believed that
अली शुड हैव बीन वर्किंग हार्ड, तो बिलीव में आई ई पहले लगा दें, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक चल जाएगी। लेकिन जो कीवर्ड्स हैं, जो थेरीज के नाम है, अब जैसे फॉर एग्जांपल वेंसिस लाइकर्ट है, अब यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच ये होती है कि अक्सर जो मुश्किल अल्फाज हैं, अक्सर जो मुश्किल अल्फाज हैं आपके कीवर्ड्स जो होते हैं वो सवाल में ही गिवन होते हैं। अब 8वां चैप्टर, ये नाम स्टूडेंट को याद नहीं होते अक्सर। टननबाम एंड श्मिट के अक्सर स्टूडेंट्स को स्पेलिंग जो है वो याद नहीं होते। अब अक्सर सवाल के अंदर ये नाम लिखा होगा तो वहां उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के साथ ही आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। बट अगेन बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे और जो फुलिश स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो करेंगे, तो दैट वुड कास्ट अ पुअर इंप्रेशन, ये आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो अवॉइड करें स्पेलिंग मिस्टेक, अवॉइड करें स्पेलिंग मिस्टेक को जहां तक मुमकिन हो, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक, जहां तक मुमकिन हो सके स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। कुछ चल जाते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो बेसिक वर्ड्स के जो मिस्टेक्स हैं वो चल जाती हैं, लेकिन अगेन देखें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, राइटिंग का फ्लो हो गया, ये चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। The better practice you will have, the better chances there will be that you will not going to make any spelling or any cutting mistake. अच्छा जी, चौथा इंपॉर्टेंट एरिया जिसपे स्टूडेंट का कंसर्न बहुत हाई होता है, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यू कैन स्टार्ट एनी क्वेश्चन, ठीक है, आप सीक्वेंस अपनी मर्जी से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 3 पहले करना है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। सीक्वेंस आप अपनी मर्जी से डिसाइड करें, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम दैट। लेकिन मेक श्योर करें कि हर क्वेश्चन के जो आगे सब पार्ट्स होते हैं ए बी एंड सी, इनको एक ही फ्लो में करें। और बहुत सारे केसेस में ये पार्ट्स आपस में रिलेटेड भी होते हैं, बहुत सारे केसेस में ये पार्ट्स आपस में लिंक्ड भी होते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर पार्ट ए की इंफॉर्मेशन से ही पार्ट बी जो है उसका आंसर निकल रहा होता है, या पार्ट बी की इंफॉर्मेशन से पार्ट सी का आंसर निकल रहा होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये पार्ट्स आपस में आपके लिंक्ड होते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने इन पार्ट्स का भी ख्याल रखना है, ठीक है। स्टार्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम अ न्यू पेज, ठीक है, नए पेज से नया सवाल स्टार्ट करें, ठीक है। ये मेक श्योर करें कि सवाल नए सफे से स्टार्ट करें। पार्ट्स को आप सेम पेज पे स्टार्ट कर सकते हैं, बट प्रोपोर्शनेट गैप दें पार्ट्स के दरमियान, प्रोपोर्शनेट गैप डालें, पता लगे कि आप अगला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगेन फॉर एग्जांपल, आपने ऊपर बोल्ड हेडिंग दें क्वेश्चन नंबर 5, या क्वेश्चन पूरा भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्ट ए यहाँ ऐसे लिखें, ठीक है। और उसके बाद फिर जो भी फ्लो है पार्ट का, उस फ्लो को प्लान करें, उसमें आपने हेडिंग्स देनी है, उसमें आपने बुलेट्स लिखने हैं, उसमें आपने जो भी करना है। इसी तरह फिर एक लाइन का गैप दें, पार्ट बी क्लियरली अलग से नुमाया होना चाहिए। इन्हें कहते हैं बेसिक एस्थेटिक्स, इन्हें कहते हैं बेसिक एस्थेटिक्स। ये बेसिक एस्थेटिक्स आपने जरूर कैरी करने हैं पेपर के अंदर। अगर आप ये एस्थेटिक्स कैरी नहीं करेंगे पेपर में, तो आपका इंप्रेशन नहीं अच्छा जाएगा। देखिए एक टर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इंप्रेशन मैनेजमेंट। व्यू द टर्म इंप्रेशन मैनेजमेंट। इंप्रेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप पढ़ने वाले पे क्या इंप्रेशन डाल रहे हैं फ्रॉम द राइट ऑफ यू आर प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटेशन एक अलग चीज है, इंप्रेशन मैनेजमेंट एक अलग चीज है। प्रेजेंटेशन इज बेसिकली आपकी राइटिंग की खूबसूरती, फॉर एग्जांपल। इंप्रेशन मैनेजमेंट में आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी पैटर्न आ जाता है, आप सवाल को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये भी आपका इंप्रेशन मैनेजमेंट है। क्वेश्चन को आपने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अटेम्प्ट करना है। रिमेंबर दिस थिंग, you are going to attempt a question based on the requirement of the question। आप फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपसे कहता है कि ब्रीफली गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सवाल आपसे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मांगता है। अब इसका मतलब है कि आपने बुलेट्स में आंसर देना है, पैराग्राफ में आंसर नहीं देंगे इसका। एक क्वेश्चन कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी। अब आपने कोशिश करनी है कि आपने इसमें कॉम्बिनेशन ले आना है। आपने गोल सेटिंग थ्योरी को पहले डिफाइन करना है, गोल सेटिंग क्या होती है 2-3 जुमलों में, पैराग्राफ में, और फिर आपने इफेक्टिव गोल सेटिंग के की पॉइंट्स को लिस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप कॉम्बो यूज करेंगे बुलेट्स का और पैराग्राफ का। तो ये वेरी करता है कि आपने क्वेश्चन में बुलेट्स लिखने हैं या आपने क्वेश्चन के अंदर पैराग्राफ लिखने हैं, ये क्वेश्चन की नेचर आपको बताएगा।
ये सवाल पूछने का अंदाज आपको बताएगा कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है. This is purely going to be based on the way question is presented and it is going to be based on the way you are going to frame your question. मैं इसके लिए टर्म इस्तेमाल करता हूँ framing your answer to the question. Framing the answer. ये अपने आंसर का जो फ्रेमिंग है ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपको. You must be very much clear about how to frame your answer. आपने अपने आंसर को फ्रेम करना है और आपने आंसर को फ्रेम करना है रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक. एक और इंपॉर्टेंट चीज, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क्स एलोकेटेड. अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कितना लिखें, ठीक है, हाउ मच वी शुड राइट. हमें अब हम आ गए चौथे पॉइंट पे, पांचवें पॉइंट पे, डूज एंड डोंट्स के पांचवें पॉइंट पे आ गए. हाउ मच टू राइट, कितना लिखना है हमने. हाउ मच टू राइट, हमें सर कितना लिखना है इस सवाल के जवाब में. हाउ मच वी शुड प्रेजेंट, इसका जवाब आपको मिलता है मार्क्स से. 80-90% मार्क्स डिटरमिन करते हैं कि आपने क्वेश्चन का कंटेंट कितना देना है. बाज़ दफा ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मार्क्स कम होते हैं. बाज़ दफा ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और मार्क्स कम होते हैं. इन्हें हम कहते हैं अंडरस्कोर्ड क्वेश्चन. बाज़ दफा ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट कम होती है और मार्क्स ज्यादा होते हैं. इन्हें कहते हैं ओवरस्कोर्ड क्वेश्चन. ओवरस्कोर्ड क्वेश्चन. इट हैपेंस एट टाइम्स दैट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और मार्क्स बहुत कम है, तो वो अंडरस्कोर कर रहा है बेसिकली. जैसे पेपर में ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं, पेपर में ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल सवाल आया पेपर में 8 नंबर का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया. अडेयर एक्शन सेंटर मॉडल के ऊपर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था. उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किया, वो पूरा टेबल उसने आपसे रिप्रोड्यूस करने को कहा. आई गेस 2018 गालिबन सितंबर या मार्च का पेपर था और उसमें एग्जामिनर ने आपको अडेयर एक्शन सेंटर मॉडल पे सवाल किया और उसने कहा कि पूरा टेबल रिप्रोड्यूस करो कि लीडर, स्किल्स और ये टीम और इंडिविजुअल, इन तीनों के लिए लीडर के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए. अब 8 नंबर के हवाले से वो सवाल अंडरस्कोर्ड था. वो ये कहते था ना कि अंडर ईच हेडिंग एटलीस्ट 3-3 स्किल बताओ या 4-4 स्किल बता दो, तो फिर वो सवाल जस्टिफाइड था. अब उस पूरे टेबल में हर हेडिंग के अंदर कम से कम कितने स्किल्स हैं, 8-8 स्किल्स मौजूद हैं. यानी आपसे वो तकरीबन 21, 22, 24 स्किल्स मांग रहा है 8 नंबर के सवाल में. The question is demanding certain skills in a question worth 8 marks. So that question might be an underscored question. अच्छा जी, मैं क्वेश्चन भी लूंगा अब साथ साथ थोड़े से. देखिए ई मार्किंग है नहीं, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड. ठीक है, ई मार्किंग नहीं है तो भी ये सवाल वैलिड नहीं है. बीएमईएस की मार्किंग ई मार्किंग नहीं है. बीएमईएस की मार्किंग ई मार्किंग नहीं है. क्या हम ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए? आप पॉइंटर यूज कर रहे हैं, उसी से आप अंडरलाइन कर दें. व्हाई टू पिक अ मार्कर और वो, देखिए मेक योर पेपर लुक प्रोफेशनल. ठीक है, आप 9वीं 10वीं जमात का पाक स्टडी का पेपर तो नहीं ना अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें आपने जाके तो पेपर को रंग बिरंगा कर देना है. रिमेंबर स्कूल में हम किस तरह कलरफुल मार्कर्स यूज किया करते थे, नीला काला कट्ठे मार्कर इस्तेमाल करते थे. एक इंक यूज करनी है आपने, दैट इज ब्लैक इंक. आपने एक इंक यूज करनी है, वो है ब्लैक इंक. एंड आई रिकमेंड कि सिर्फ ब्लैक पॉइंटर यूज करें या जेल पेन. जेल पेन का स्मूथ फ्लो होता है, जेल पेन से लिखा करें, जेल पेन यूज करें और कीवर्ड को अंडरलाइन कर दें. सिंपल, कीवर्ड को अंडरलाइन कर दें, दैट्स फेयर इनफ. राइट, कीवर्ड को अंडरलाइन कर देना काफी है. हाउ मच टू राइट, अगेन मार्क्स पे डिपेंड करता है. देखिए बीएमबीएस की मार्किंग बड़ी कैलकुलेटेड होती है. रिमेंबर दैट बीएमबीएस की मार्किंग है दैट इज हाईली कैलकुलेटेड. एग्जामिनर ने जो मार्किंग स्कीम होती है उसके अंदर एक एक नंबर को कैलकुलेटेड वे में एलोकेट किया होता है एक सर्टेन रिक्वायरमेंट के ऊपर कि अगर ये लिखेंगे तो इसके इतने मार्क्स मिलेंगे, अगर ये लिखेंगे तो इतने मार्क्स मिलेंगे. तो बीएमबीएस की मार्किंग स्कीम इज वेरी मच कैलकुलेटेड. आपने वो मार्किंग स्कीम क्रैक करने की कोशिश करनी है और आपने देखना है. फॉर एग्जांपल 4 नंबर का सवाल है, 2 सिचुएशंस है और कहा गया है आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड रिलेट. इसका मतलब है कि हर पार्ट की 3-3 रिक्वायरमेंट्स हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली 2 नंबर की जो डिवीजन होगी वो इस तरह से होगी कि आधा नंबर जो है वो आइडेंटिफाई करने का होगा और उसके अलावा 1.5 मार्क्स आगे फर्दर 0.75 प्लस 0.75
एक्सप्लेन और रिलेट करने के होंगे, या ये भी पॉसिबल है कि आधा नंबर आइडेंटिफाई करने का हो, आधा नंबर एक्सप्लेन करने का और एक नंबर जो है वो रिलेट करने का हो, राइट, ये भी मुमकिन है। सो मार्किंग इज वेरी मच कैलकुलेटेड। बीएमबीएस की मार्किंग जो है ये बड़ी प्रिसाइजली डिवाइड हुई होती है, उसको क्रैक करने की भी कोशिश करनी है आपने, और ये काम भी आपने पहले 15 मिनट में करने की कोशिश करनी है। आप रीडिंग कर रहे हो, रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हो, साथ मार्क्स भी पढ़ लें, ताकि आप वहीं से आपको ये सेंस मेकिंग शुरू हो जाए कि मैंने कितना लिखना है इसके अंदर। ठीक है, देखिए ओवर अटेम्प्ट करना भी नुकसानदेह होता है, अंडर अटेम्प्ट करना भी नुकसानदेह होता है। बोथ हैव देयर कॉन्स, बोथ हैव देयर ड्रॉबैक्स। ओवर अटेम्प्ट करने का एडिशनल बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट आ जाएगा आपका। यू माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर वेल इन टाइम। ओवर अटेम्प्ट करने का नुकसान ये होगा कि आप पेपर को इन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अंडर अटेम्प्ट करने का नुकसान ये होगा कि यू माइट लूज योर मार्क्स, आप अपने मार्क्स लूज कर जाएंगे, यू माइट लूज योर मार्क्स। तो ये था पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी विल कंक्लूड इट शॉर्टली। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज डूज एंड डोंट्स के अंदर ही, डूड एंड डोंट्स के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये कि व्हेन टू जस्ट रिलेट एंड व्हेन टू एक्सप्लेन। स्पेशली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है कि क्या सिर्फ रिलेट करना है या एक्सप्लेन भी करना है। आइडियली ये आपको रिक्वायरमेंट बता देती है, आइडियली लाइक 80% ऑफ द टाइम आपको रिक्वायरमेंट बता देगी कि आपने आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड रिलेट। ठीक है, लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट ना बता रही हो तो सेफर साइड उसको रिलेट कर देना है आपने, सेफर साइड आपने उसको रिलेट कर देना है विद इन अ फ्यू वर्ड्स इन अ वन सेंटेंस, उसको आपने रिलेट कर देना, राइट। अंडरस्कोर क्वेश्चन है, देखिए अंडरस्कोर क्वेश्चन आप कैसे पता लगा कि अंडरस्कोर क्वेश्चन है, क्योंकि उसने आपको रिक्वायरमेंट क्लियरली नहीं बताई। उसने आपसे कहा, जैसे अगेन आई वुड रेफर टू दैट क्वेश्चन ऑफ अडेयर एक्शन सेंटर मॉडल। अडेयर एक्शन सेंटर मॉडल में उसने आपसे कह दिया कि आइडेंटिफाई द स्किल्स, आइडेंटिफाई द स्किल्स ऑफ द लीडर फॉर ईच ऑफ इंडिविजुअल, टीम एंड द ग्रुप एज पर अडेयर एक्शन सेंटर। अब यहां पे अंडरस्टूड है कि वो आपसे पूरा टेबल डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो आपने पूरा टेबल ही प्रोड्यूस करना है। लेकिन इसमें फायदा ये होता है, इसमें आपके लिए पॉजिटिव चीज ये है बेटा कि इसमें फिर पर पॉइंट स्कोरिंग कम हो जाती है ना। अब ये पूरा टेबल अगर 8 नंबर का है और 24 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, पूरे टेबल में 24 पॉइंट्स हैं, 8-8 पॉइंट्स हैं हर कॉलम में, तो एक पॉइंट कितने मार्क्स का हुआ? 0.3 का। एक पॉइंट जो है वो कितने मार्क्स का हुआ? 0.3 का ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक दो पॉइंट्स मिस कर भी देते तो यू वुड लूज हार्डली 0.5 और 0.6 मार्क्स। तो एक अंडरस्कोर्ड क्वेश्चन में यू हैव लेस टू लूज, एक ओवरस्कोर्ड क्वेश्चन में यू हैव मोर टू लूज। आ रही बात समझ में? तो अंडरस्कोर्ड क्वेश्चन के अंदर आपके पास लूज करने के भी चांसेस कम है ना, ठीक है। अगर आपने 2-3 पॉइंट्स इकट्ठे मिस कर दिए तो आप हार्डली आधा या 1 नंबर या पौना नंबर जो है वो लूज करेंगे, क्योंकि 24 पॉइंट्स के 8 नंबर है, 24 पॉइंट के 8 नंबर है। इसका मतलब है फॉर एवरी 3 पॉइंट्स देयर इज 1 मार्क, फॉर एवरी 3 पॉइंट्स देयर इज 1 मार्क, 3 पॉइंट्स का 1 मार्क। तो आपको अंडरस्कोर क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर टाइम कॉन्स्टेंट है तो फिर आप उसमें से कुछ माइनस कर सकते हैं। आखिरी आज की डिस्कशन का एरिया, टाइम मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। और आज की डिस्कशन का ये हमारा सातवां एरिया है, टाइम मैनेजमेंट। वक्त को कैसे मैनेज करना है पेपर में, आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। पॉइंट्स मर्ज कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। सवाल की नेचर पे डिपेंड करते हुए आप पॉइंट्स मर्ज कर सकते हैं बेटा। ये क्वेश्चन की नेचर आपको बताएगी कि आपने पॉइंट्स को ब्लेंड करना है या आपने इंडिपेंडेंट रखना है। Yes, if there is some hint in the question, you can merge the points. You can do that, right? Time management. देखो 100 नंबर है और 180 मिनट्स है। इसका मतलब है that you have 1.8 minutes per mark.
1.8 मिनट से क्या मुराद है? 108 सेकेंड्स, 1 मिनट और 48 सेकेंड्स। 80% ऑफ 60, 80% ऑफ 60, 60 सेकेंड्स का 80% कितना बनता है? 48। ठीक है, तो 60 प्लस 48 108। तो आपके पास 108 सेकेंड है एक नंबर स्कोर करने के लिए। अब ये लाजमी नहीं है कि आपने 108 सेकेंड एक नंबर पे लगाने लगाने। फॉर एग्जांपल जो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो आसान सवाल है, जिसमें सिर्फ आपको 4 सिनेरियोज देके आइडेंटिफाई करने को कह दिया, उसमें 108 सेकंड तो नहीं लगेगा ना। स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ आ गई कि ये बात हो रही है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट की। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट को लिखने में हार्डली 10 सेकंड लगेंगे। यू हैव सेव्ड 98 सेकंड फ्रॉम हियर। इसी तरह दूसरे को लिखने में आपने, अगर ये 4 नंबर का सवाल था फॉर एग्जांपल, ये 4 नंबर का सवाल आपने हार्डली 1 मिनट में उड़ा दिया, 1 मिनट में। जबकि इस सवाल के लिए आपके पास आइडियली कितने मिनट थे? तकरीबन 5 से 5 मिनट इसके लिए। इस सवाल के लिए आपके पास बल्कि 7 मिनट थे, 7 मिनट 1 मिनट में। तो ये यहाँ से जो 6 मिनट आपने बचाए हैं, आप उन 6 मिनट्स को इस्तेमाल करेंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है ना? Well, how to handle theories of chapter number 8? This is beyond the scope of today's discussion, but just to answer the query, हर थ्योरी को अलग अलग कीवर्ड्स के थ्रू डिस्टिंक्टिवली लिख के प्रिपेयर करें। यस, आई अंडरस्टैंड कि उनमें बहुत ज़्यादा ओवरलैप मौजूद है, स्पेशली टेनेनबाम एंड श्मिट से लेकर रेंसिस लाइकर्ट तक जो स्टाइल थ्योरीज हैं उनमें बहुत ओवरलैप है। लेकिन उन ओवरलैप को ओवरकम करने के लिए हर थ्योरी को डिस्टिंक्टिवली लिखें, उसके कीवर्ड्स की लिस्ट बनाएं और उसको अलग से प्रिपेयर करें, अलग अलग तैयार करें। और एक थ्योरी को पढ़ते हुए दूसरी थ्योरी को दिमाग में ना लेके आए, जस्ट कीप इट आउट ऑफ योर माइंड। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक थ्योरी को जब पढ़ते हैं तो वो दूसरी थ्योरी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये बात तो उसने भी की थी। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर रीडिंग एशिड मॉडल, तो एशिड मॉडल पढ़ते हुए आपके दिमाग में टेनेनबाम एंड श्मिट आनी शुरू हो जाएगी कि ये बात तो टेनेनबाम एंड श्मिट ने भी की थी। तो इस चीज को थोड़ा अवॉइड करें। उम्मीद है कि आप इसको बेहतर तौर पे प्रिपेयर कर पाएंगे। राइट? तो आपके पास टोटल 108 सेकंड है एक नंबर के लिए। इसका मतलब है कि अगर आप एक सवाल में से अगर 5 मिनट बचा लेते हैं तो आप उन 5 मिनट्स को एलोकेट करें मुश्किल सवाल के ऊपर। आइडियली पेपर का फॉर्मेट क्या होता है? पेपर में 3 किस्म के सवाल होते हैं। आइडियली पेपर में 3 किस्म के क्वेश्चन होते हैं। 30% पेपर जो है ये बहुत बेसिक लेवल का, नेसेंट लेवल का होता है। लाइक वो स्टूडेंट जिसने BM-BS को हाईली नॉन सीरियसली लिया हुआ है, वो भी इन 30 में से 25-26 मार्क्स स्कोर करने की अहलियत रखता है। दिस इज वेरी बेसिक पेपर, वेरी बेसिक मार्क्स। You should target at least 95% in this part. ठीक है? 11 चैप्टर का कुछ पोर्शन यहाँ होता है, कुछ पोर्शन यहाँ होता है। 11 चैप्टर का कुछ पोर्शन जो है वो बेसिक मार्क्स में होता है और कुछ पोर्शन आपका टाइप 2 में होता है। टाइप 2 जो है आपकी, इसमें 30 to 35% मार्क्स होते हैं, 30 से 35%। अगेन इट्स अ रूल ऑफ थंब, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये रूल ऑफ थंब है। ये पास पेपर एनालिसिस करके मेरी अपनी डेवलप करदा टाइप्स हैं। लेकिन आप जब पेपर दे के आएंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये टाइप 1 का सवाल है, टाइप 2 का या टाइप 3 का। टाइप 1 में 90% क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होते हैं। टाइप 1 में 90% क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट नॉलेज बेस्ड होती है। टाइप 2 होता है 30 से 35% जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कराता है, जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कराता है। इस पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी प्रिपरेशन अबव एवरेज होनी चाहिए। इस पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी जो तैयारी है दैट मस्ट बी स्लाइटली अबव एवरेज, एंड यू मस्ट हैव गुड प्रैक्टिस, एंड यू मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ द की कॉन्सेप्ट। तो आप इस पार्ट को टारगेट करेंगे। इस पार्ट में आपका टारगेट होना चाहिए 80 to 85%। इस पार्ट में आपका टारगेट स्कोर है 80 से 85%। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपने पढ़ाई अच्छी की हुई है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने टेस्ट दिए हुए, अगर आपकी प्रैक्टिस सही रही है, तो इस पार्ट में आप 80 से 85% का टारगेट रखेंगे। पार्ट 3 जो है दैट इज 35 to 40%। और ये पार्ट जो है ये डिटरमिन करता है आपके पासिंग आउटकम।
ये पार्ट डिफाइन करेगा आपके पासिंग आउटकम को। ये 95% और ये 80-85% कलेक्टिवली पेपर पास नहीं करवाएंगे आपको, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने ले लिए 27 नंबर, फॉर एग्जाम्पल 90 या 28 नंबर 95%, और यहाँ से आपने ले लिए लेट से 35 नंबर का पार्ट था तो उसमें से आपने ले लिए 21 या 22 नंबर, ठीक है। तो पेपर जो है वो बड़ा क्लोज टू द बाउंड्री होगा, बट आइडियली टाइप 1 और टाइप 2 ये कलेक्टिवली आपके पेपर को पास करवाने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा नहीं करेंगे। पेपर आपका पास होगा टाइप 3 क्वेश्चंस के अंदर, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को जो जोड़ेंगे, और ये वो क्वेश्चन है जो डिस्टिंग्विश करेंगे इन द स्टूडेंट। इसमें भी दो तरह के सवाल होते हैं, इसमें भी दो तरह के सवाल होते हैं। 15 से 20 नंबर वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट क्लियर होती है, 15 से 20 नंबर वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जब क्लियर होती है, और ये आखिरी जो 15 से 20 नंबर होते हैं, ये जो आखिरी जो 15 से 20 नंबर है, इनकी तो रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं होती, इसमें तो समझ नहीं आ रही होती कि मैंने करना क्या है। ये जो 15 से 20 नंबर है ये मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर को डिस्टिंग्विश करते हैं। ये जो आखिरी 15 से 20 नंबर होते हैं ये डिटरमिन करते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट कौन स्कोर करेगा, हु इज द वन दैट इज गोइंग टू स्कोर मेरिट सर्टिफिकेट, राइट। जैसे अभी लास्ट अटेम्प्ट में सितंबर 2020 में क्वेश्चन नंबर 7 था पेपर का, जिसमें एग्जामिनर ने आपसे एक कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो देके पूछा कि बताएं इसमें कौन कौन से सक्सेसफुल वर्क टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। याद है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 था पेपर का, आई गेस तकरीबन 10 नंबर का सवाल था गालिबन। तो उस 10 नंबर के सवाल में एग्जामिनर ने पहले 6 नंबर में आपसे पूछा, अब वो जो पार्ट ए था वो यहां से बिलोंग करता था, दिस वाज हियर। वो पार्ट ए जो है वो यहां था, आखिरी 15 से 20 नंबर थे, उसकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं थी। पार्ट बी जो था उसका, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का प्रोसेस आपने बताना था, वो यहां था, ठीक है। सो पेपर जो है वो आपका इस तरह से डिवाइडेड है कि उसमें आपके 3 मुख्तलिफ सेट्स हैं क्वेश्चंस के। आपने कोशिश करनी है कि पहले आपने इसको स्कोर करना है, फिर आपने इसको स्कोर करना है, और एंड पे आपने इसको टारगेट करना है। एक अच्छा स्टूडेंट या एक एस्ट्यूट स्टूडेंट यही करेगा कि पहले टाइप 1 पे जाएगा, फिर टाइप 2 पे जाएगा, और फिर टाइप 3 पे जाएगा। अगर आप टाइप, और वो वक्त जो आप टाइप 1 से बचाएंगे, जो अभी हमने यहाँ पे टाइम की बात की है, ये जो वक्त आप यहां से बचाएंगे, आपने टाइप 1, ये टाइप 1 का सवाल था जिसे आपने 1 मिनट में क्रैक कर लिया, दिस वाज टाइप 1 क्वेश्चन। अब यहां से बचे हुए 5 मिनट जो है इनको आप लेके जाएंगे टाइप 3 क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये बाइफर्केशन भी आपने कोशिश करनी है कि आप पहले 15 मिनट में कर लें, क्योंकि यही चीज आपके सीक्वेंस को डिफाइन करेगी ना, यही चीज आपके सीक्वेंस को डिफाइन करेगी। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का जो क्राइटेरिया है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो प्राइमरीली आज की जो हमारी डिस्कशन रही, नाउ इन अ नटशेल लेट मी कंक्लूड व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट टुडे। आज का जो हमारा मेन एरिया था वो था बीएमबीएस एग्जाम टिप्स एंड टेक्निक्स पे बात करना, हाउ टू हैंडल एग्जाम प्रेशर, हाउ टू प्लान योर फर्स्ट 15 मिनट्स, how to tackle knowledge and scenario based question, and some do's and don'ts in the paper। on do's and don'ts में हमने कुछ important areas डिस्कस किए हैं। do's and don'ts के अंदर हम लोगों ने क्या क्या बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन do's and don'ts, हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले कीवर्ड्स को अप्रोप्रिएट जगह पे प्लेस करना ताकि रीडर के लिए आसानी हो उसे लोकेट करना, कटिंग को अवॉइड करना एज फार एज पॉसिबल, मेक योर पेपर लेजिबल, मेक योर पेपर रीडेबल। फिर हमने बात की स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर। ये वो इश्यूज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में पैदा होते हैं, बट मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट आस्क दीज क्वेश्चंस कि पता नहीं ये मैं सवाल पूछ के शर्मिंदा ही ना हो जाऊं। तो यू मे आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर पीयर्स, फ्रॉम योर कॉलीग्स, फ्रॉम योर फैकल्टी। स्पेलिंग मिस्टेक्स को जहां तक मुमकिन हो सके अवॉइड करें। क्वेश्चन का सीक्वेंस बनाएं, लेकिन मेक श्योर करेंगे पार्ट्स का सीक्वेंस मेंटेन रखें, पार्ट्स का सीक्वेंस मेंटेन रखना है आपको, ठीक है। बेसिक एस्थेटिक्स का ख्याल रखें। क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है। इंप्रेशन मैनेजमेंट करनी है आपने, इंप्रेशन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ट्राई टू मैनेज द इंप्रेशन ऑफ योर पेपर। हाउ मच टू राइट, मार्क्स एलोकेटेड को देखें, नंबरों को देख के डिसाइड करें कि मैंने कितना अटेम्प्ट करना है। अंडरस्कोर्ड ओवरस्कोर्ड क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश करें और उन क्वेश्चंस को रिक्वायरमेंट के मुताबिक अटेम्प्ट करें, मार्क्स को साइड पे कर दें, ठीक है। लेकिन इस तरह के सवाल पेपर में रेयर होते हैं, इस तरह के सवाल पेपर में बहुत रेयर होते हैं, वेरी वेरी रेयर चांसेस आर देयर कि इस तरह का सवाल आएगा पेपर।
when to relate and when to explain only, again requirement पे depend करेगा. Requirement define करेगी कि relate कैसे करना है और explain कैसे करना है, right? And then time management. Time management कैसे करनी है? Per mark 108 seconds. 108 seconds divided and multiplied by the number of marks will give you the total time allocated for each question. उसको appropriately handle करें, उसको appropriately manage करें, right? And then we discussed टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 क्वेश्चंस. इनको डिस्टिंग्विश करें और हर टाइप के अंदर अपना एक स्कोरिंग बेंचमार्क रखें. 95% स्कोरिंग बेंचमार्क यहां पे है. दिस इज योर स्कोरिंग बेंचमार्क हियर. दिस इज योर स्कोरिंग बेंचमार्क फॉर टाइप 2 क्वेश्चंस. और यहां पे अगर आपका स्कोरिंग बेंचमार्क जो है वो 50% भी है तो आई कैन अश्योर यू कि आप पेपर कंफर्टेबली पास कर जाएंगे. बट इफ यू आर एस्पायरिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट तो यहां पे फिर आपका स्कोरिंग बेंचमार्क मस्ट बी अबव 70%. यहाँ पे आपका स्कोरिंग बेंचमार्क 70% प्लस होना चाहिए, तब आप पेपर पास करेंगे और मेरिट सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, राइट? सो विद दिस वी कंक्लूड दिस सेशन. आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड माय प्रेयर्स आर विद यू. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.